सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हम ओलिगोपोली मार्केट पर चर्चा कर रहे थे और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मॉडल्स पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट अल्पाधिकार बाजार में विभिन्न अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अल्पाधिकार बाजार की स्थिति में किस प्रकार से उत्पादन व कीमत का निर्धारण होता है उन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिस कड़ी में हमने कुर्नो मॉडल और बर्टेड मॉडल पर बात की थी और उसी से ही जुड़ा हुआ एक और जो मॉडल है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एजवर्थ मॉडल, इस पर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं और साथ ही इसमें हमें जो दोनों मॉडल हैं कुर्नो और बर्ट्रेड, उसके साथ एजवर्थ मॉडल का क्या संबंध है, कौन कौन सी बातें आपस में जुड़ी हुई है और कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, उन पर भी हम बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर भी बात करेंगे। मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले कुछ प्रश्नों पर आपको लेकर जाना चाहूँगा, जिससे हमारे सामने एक रूपरेखा तैयार होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख रहे हैं कि एजवर्थ ड्यूपोली मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके सामने यहाँ 3 कथन दे रखे हैं। इसमें प्रतिस्पर्धी का उत्पाद निर्णय दिया गया माना जाता है, यानी उत्पाद की बात कर रहा है। इसमें दूसरा कथन है, इसमें प्रतिस्पर्धी के मूल्य निर्णय को दिया गया माना गया है, मूल्य की बात कर रहा है। ये मूल्य कठोरता की व्याख्या कर रहा है। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? केवल कथन फर्स्ट सही है या फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, केवल थर्ड सही है। और अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसी कथन को आप देखें कि पहला कथन है, इट टेक्स एज ए गिवन आउटपुट डिसीजन ऑफ रिवाइवल, यानी आउटपुट की है। दूसरे में इट टेक्स एज गिवन प्राइज डिसीजन ऑफ रिवाइवल, और इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइज रिजिडिटी। यानी अब यहाँ हम देखेंगे और आप इस टॉपिक को देखने के बाद इन प्रश्नों को भी आप जवाब दे पाओगे। सेकंड, आपके स्क्रीन में प्रश्न है कि द्विवेधिकार के एजवर्थ मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें से पहला जो ऑप्शन है, द्विवेधिकारवादी अपने परस्पर निर्भरता को पहचानते हैं, जिसको अगर अंग्रेजी में बात करें इंटरडिपेंडेंस। क्या इंटरडिपेंडेंस की बात को ये करता है या नहीं करता है? दूसरा, यह मूल्य स्थिरता की व्याख्या करता है, यानी प्राइस जो है वो रिजिडिटी यानी स्थिरता की बात करता है या नहीं करता है। तीसरा है, प्रत्येक द्विवेधिकारी मानता है कि दूसरा इसकी कीमत स्थिर रखता है, यानी यहाँ प्राइस को कांस्टेंट रखता है, या जो चौथा कथन है, दूसरा मात्रा स्थिर रखता है, क्वांटिटी कांस्टेंट रखता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है उसको पर बात की गई है। तो ये 2 प्रश्न हमारे सामने आए और इन प्रश्नों को देखने के बाद हम ये स्पष्ट कर पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि आखिरकार जो एजवर्थ का जो मॉडल है वो क्या कह रहा है और कुर्नो और बर्ट्रेड मॉडल के साथ इसकी क्या विभिन्नताएं हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। चलते हैं इस मॉडल पर। और इस मॉडल पर हम बात करें तो देखें कि पहली जो विशेषताएं आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, चूंकि जो शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता है, जीरो कंजेंचुरल वेरिएशन है, वो आप तीनों मॉडल के अंदर होगी, यानी कुर्नो मॉडल के अंदर भी थी, बर्ट्रेड मॉडल के अंदर थी और एजवर्थ मॉडल के भी अंदर ये विशेषता थी। ये है क्या? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जैसा कि आप देखते हो कि अल्पाधिकारी बाजार में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी इंटरडिपेंडेंस, यानी अंतर्निर्भरता। यानी कहने का तात्पर्य जो परस्पर निर्भरता, यानी अल्पाधिकारी जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वो आपस में उन पर निर्भर होती है। लेकिन तीनों के तीनों मॉडल में इसकी अवहेलना की गई है, इसको माना नहीं गया है। और वो ये मानते हैं कि उसका जो प्रतिद्वंदी है, दूसरी फर्म है, कंपटीटर है, वो इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यानी वो, जैसा कि आप देखो कि कुर्नो मॉडल में ये माना गया था
कि उसका प्रतिद्वंदी अपने उत्पादन को स्थिर रखेगा, वो चाहे अपने उत्पादन में कोई बदलाव करे। जबकि बर्ट्रेड और एजवर्थ मॉडल में कीमत को लेकर बात की गई, यानी एजवर्थ मॉडल में ये बात की गई है कि उसका जो कंपटीटर है, उसका जो दूसरा फर्म है, वो अपनी कीमत को यथावत रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, और वह जो अपने कीमत में परिवर्तन कर सकता है। यानी दूसरी फर्म, जैसे पुनः मैं बात करूं, जैसे ए और बी दो फर्म है, तो ए फर्म ये सोच रही है कि बी फर्म अपनी प्राइस है, वो जो वस्तु है उसकी जो कीमत है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगी, यानी वो कांस्टेंट रखेगी, और ये मानते हुए ए फर्म अपनी प्राइस में परिवर्तन करेगी। तो यहाँ शून्य कल्पित परिवर्तनशीलता तीनों में है, परंतु अंतर ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार प्रश्न माना गया है कि कूनो मॉडल तो किसको मानकर चलता है, उत्पादन को मानकर चलता है, जबकि बर्ट्रेड और एजवर्थ मॉडल किसको मानकर चलता है, कीमत को मानकर चलता है। तो इस बात को भी आप देखिएगा। दूसरा हम देखें कि एजवर्थ ने यह भी बताया कि द्विव अधिकार में कोई भी निश्चित संतुलन स्थापित नहीं होता है, यानी जो इक्विलिब्रियम है वो निश्चित नहीं होता है। जबकि आपने अगर वो पूर्व में कूनो मॉडल और बर्ट्रेड मॉडल नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा, उसमें ये माना गया है कि एक निश्चित संतुलन स्थापित होता है, परंतु एजवर्थ के मॉडल में किसी प्रकार का कोई निश्चित इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता है, नहीं प्राप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से ये स्थिति उत्पन्न होती है, बाकी बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है। तीसरा हम देखें कि एजवर्थ के मॉडल में जो उत्पादन क्षमता है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो क्या है, सीमित है, जबकि बर्ट्रेड के मॉडल में उसको अनलिमिटेड मानी गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, वेरी मोस्ट, कि एजवर्थ के मॉडल में जो कैपेसिटी है, एक फर्म है, वो उसकी जो उत्पादन करने की स्थिति है वो एक लिमिटेड है, जबकि हमने बर्ट्रेड के मॉडल में ये देखा कि कोई भी फर्म है वो चाहे जितना उत्पादन कर सकती है, यानी मांग के अनुसार अपने प्रोडक्शन में परिवर्तन कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, जबकि एजवर्थ मॉडल में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये उत्पादन क्षमता, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, वेरी मोस्ट है, बिंदु आपको ध्यान में रखना है। आगे हम इसमें देखें कि एजवर्थ के मॉडल में, जबकि आपने कूनो का मॉडल देखा और बर्ट्रेड का मॉडल देखा, वहाँ हम देखें कि इनमें अंतर क्या है। एजवर्थ के मॉडल में ये आवश्यक नहीं है कि द्विअधिकारी के पदार्थ है वो पूर्ण रूप से समान हो, जबकि हमने देखा कौन सा, बर्ट्रेड का मॉडल देखा, कूनो का मॉडल देखा, उन्होंने माना है कि वस्तु एक समान है, परंतु यहाँ इसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका तर्क उस समय भी लागू होता है जबकि विभिन्न पदार्थ एक दूसरे के निकट स्थानापन्न हो, जिस कारण इनमें तनिक सी कीमत, थोड़ी सी कीमत अंतर के कारण उपभोक्ता अधिक कीमत वाले पदार्थ को छोड़कर कम कीमत वाले पदार्थ पर चले जाते हैं। फिर भी हम निम्न विश्लेषण में ये मान लेंगे कि दोनों द्विअधिकारियों के पदार्थ पूर्ण रूप से समान है। कहने का तात्पर्य, हमने वहाँ दोनों मॉडलों में, कूनो और बर्ट्रेड मॉडल में ये माना गया कि वस्तु एक जैसी होमोजेनस वस्तु है, जबकि यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं उसमें पदार्थ को पूर्ण रूप से समान माना गया है, परंतु ऐसी कोई आवश्यकता इस मॉडल में है नहीं, ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। दोनों द्विअधिकारियों के लिए लागत दशाओं का समरूप होना भी आवश्यक नहीं है। हमने पिछला मॉडल बर्ट्रेड में माना कि दोनों की जो लागतें हैं वो समान स्थिति में है, और जबकि यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, परंतु यहाँ जो हम विश्लेषण कर रहे हैं उसमें इसकी जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसको समान लेकर हम चल रहे हैं। अब यहाँ हमने जो ये अब तक पढ़ा है उसमें ये जो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कीमत को मानकर चल रहा है कि दूसरी फर्म है वो कीमत को कांस्टेंट रखेगी, जबकि कूनो मॉडल है वो उत्पादन को लेकर चल रहा है। संतुलन है वो एक समान नहीं स्थापित होता है, उसको भी आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से। उत्पादन क्षमता की बात की कि वो लिमिटेड है, जबकि बर्ट्रेड में ये नहीं था, वो अनलिमिटेड था, चाहे जितना वस्तु का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, ये वस्तु की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको लेकर था, कॉस्ट को लेकर था। तो यहाँ हम देखेंगे। अब एक डायग्राम है, उसके माध्यम से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमें स्पष्ट हो पाता है।
तो ये हमारे सामने एक डायग्राम है। उस डायग्राम में हम देखें कि यहाँ ये डी पॉइंट है ऊपर, और ये डी सी एक डिमांड कर्व है, और इसी का ही दूसरा है एक और डिमांड कर्व है, डी सी प्राइम है। अब ये एक फर्म का ये डी सी ऐसा था और दूसरे का ये डी सी प्राइम ऐसा था, लेकिन इसको सुविधा की दृष्टि से इधर वाले जो डिमांड कर्व है उसको इस प्रकार से लिया है, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में इसको ले आए थे। कोई विशेष इसमें बात नहीं है। अब यहाँ ये जो पहली फर्म है उसका डिमांड कर्व ये है, दूसरी फर्म का डिमांड कर्व ये है, दोनों का है। और यहाँ हमने ये भी मान लिया कि पदार्थ है वो पूर्ण रूप से समान है, इसलिए पदार्थ की एक ही कीमत पर बाजार दोनों द्विअधिकारियों को बराबर बांटा हुआ होगा। हम ये यहाँ ये मान रहे हैं कि वस्तु एक जैसी है, होमोजेनियस वस्तु है, इसलिए दोनों द्विअधिकारी जो बाजार है उसको बराबर बांट रहे हैं। तो मान लीजिए हम देखें कि यहाँ जो DC और जो DC प्राइम है वो दोनों के मैंने बता दिए। मान लीजिए ये A फर्म है तो उसका डिमांड कर्व ये है, B फर्म है उसका डिमांड कर्व ये है, और OB ये वाली स्थिति, OB तथा OB प्राइम ये अधिकतम संभव उत्पादन मात्रा है। यानी कहने का तात्पर्य ये दोनों मात्राएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, ए फर्म ज़्यादा से ज़्यादा कितने का उत्पादन कर सकती है, OB का कर सकती है, और दूसरी फर्म है वो OB प्राइम का उत्पादन कर सकती है, ये अधिकतम है। इससे ज़्यादा वो फर्म अपना उत्पादन नहीं कर सकती। अगर ए फर्म उत्पादन करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकती है, और बी चाहे तो इतना का इतना कर सकती है। यानी ऊपर हमने जो विशेषता पढ़ी थी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यहाँ लिमिटेड लेकर चली हुई है। आगे हम इसमें बात करें तो देखते हैं कि जिनका उत्पादन दोनों द्विअधिकारी क्रम से कर रहे हैं, यदि दोनों द्विअधिकारी आपस में एक संधि कर लेते हैं जिसकी हमने बात की थी, कपट संधि। कौन सी संधि? कपट संधि, जिसको क्लूजन कहा जाता है। यानी आपस में एक समझौता कर लेते हैं, और तब ऐसी स्थिति में दोनों एक मोनोपोली, एकाधिकार की स्थिति ले लेते हैं। और मोनोपोली की स्थिति में कीमत क्या होती है? OP कीमत है। ये OP कीमत वो निर्धारित कर लेते हैं। यानी दोनों एक समझौता कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, क्लूजन कर लेते हैं, क्लूजन तो कपट संधि कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में ये एक एकाधिकारी की स्थिति बन जाती है, और कीमत कौन सी होती है? OP कीमत निर्धारित हो जाती है, और कीमत का निर्धारण कर लेंगे और उनका संयुक्त लाभ अधिकतम होगा। अब जिस पर दोनों द्विअधिकारी अपने अपने अधिकतम उत्पादन को बेच रहे हैं, अपने जो अपना उत्पादन है वो बेच रहे हैं। मान लीजिए कि द्विअधिकारी OP कीमत प्राप्त कर रहे हैं, और पहला व दूसरा जो द्विअधिकारी है वो क्रमशः हम देखें इस OP कीमत पर ये OA तथा और ये OA प्राइम का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी कौन सी स्थिति में? जब दोनों एक संघ बना लेते हैं, कार्टेल का निर्माण कर लेते हैं, तब ये एकाधिकारी की स्थिति हो जाती है, और एकाधिकारी कीमत OP हो जाती है, और इस कीमत पर ये OA का उत्पादन कर रहा है, और ये OA प्राइम का उत्पादन कर रहा है। अब पहला उत्पादक ये मान लेगा कि वह चाहे जो भी कीमत निर्धारित कर ले, यानी इधर वाला ये मान ले कि जो चाहे कीमत निर्धारित कर ले, परंतु उसका दूसरा उत्पादक है वो OP ही कीमत वसूल करता रहेगा। तो ऊपर हमने विशेषता बात की कि बर्ट्रेड और एजवर्थ मॉडल है वो कीमत को लेकर बात कर रहा है, जबकि कूनो का मॉडल किसको बात कर लेकर चलता है? उत्पादन को लेकर चलता है। और शून्य कल्पित जो विशेषता है उसको लेकर चल रहा है कि वो ये मान रहे हैं कि मैं कीमत में बदलाव करूंगा, परंतु उसका दूसरा जो फर्म है वो कीमत में कोई बदलाव नहीं करेगा। तो यहाँ जो पहला उत्पादक है वो ये मान लेगा कि वह जो चाहे जो भी कीमत निर्धारित करे उसका दूसरा उत्पादक है वो OP ही कीमत वसूल करता रहेगा। और दूसरा उत्पादक की कीमत OP पर स्थिर रहने की स्थिति में क्या होगा कि पहला उत्पादक यह सोचता है कि वह यदि अपनी कीमत को OP से थोड़ा सा कम कर दे तो वो दूसरे उत्पादक के उपभोक्ताओं को अपनी तरफ ले लेगा।
थोड़ी सी कीमत कम कर दे, और इस कारण वह अपने संपूर्ण अधिकतम उत्पादन को बेच सकेगा। इस परिवर्तन के कारण पहले उत्पादक के लाभ पहले की तुलना में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर चित्र में हम ये देखें तो पहला उत्पादक ओपी से घटाकर कीमत कितनी कर देगा, ये ओ आर कर देगा, इतनी कीमत कर देगा, ओ आर कर देता है। तो अब उसका संपूर्ण अधिकतम उत्पादन यानी इस ओ आर कीमत पर संपूर्ण अधिकतम उत्पादन ओ पी ओ बी बेचा जा सकता है, जिससे उसको ओ बी एस आर आर इसके समान क्या है, उसको क्या होने लग जाएगा, लाभ प्रॉफिट प्राप्त होना है। जो पहले वाले जो लाभ था, पहले वाला लाभ कितना था, ओ ए ई पी, इस लाभ से वो क्या हो जाएगा, इस लाभ से अधिक। अतः जो उत्पादक ए है वो अपनी कीमत को कम करके अपने लाभ को वृद्धि कर सकता है। परंतु जब पहला उत्पादक अपनी कीमत को कम कर देता है तो दूसरा उत्पादक ये देखता है कि उसके बहुत से जो क्रेता है उसको छोड़कर जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी बिक्री गिर रही है, क्योंकि उसने ए ने क्या किया, अपनी कीमत को घटा दिया था। इस कारण दूसरे उत्पादक के लाभों में काफ़ी गिरावट आएगी, प्रॉफिट गिरेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कुछ वह भी करने की सोचेगा, परंतु वह यह भी अनुमान कर लेगा कि पहला उत्पादक अपनी कीमत ओ आर पर स्थिर रख रहा है। अब यहाँ जो बी फर्म है वो ये सोचेगी, ये बी वाली कि जो ए है वो अपनी कीमत कहाँ रखेगा, ओ आर पर ही स्थिर रखेगा। दूसरा उत्पादक ये देखता है कि यदि वह अपनी कीमत पहले उत्पादक की कीमत से ओ आर जो है उससे थोड़ी सी कम कर दे, मान लें कि वो ओ आर प्राइम कर दे, कर देता है, तो वह अपने समस्त उत्पादन ओ बी वन को बेच देगा, यहाँ वो बेच देता है, और उसका भी जो प्रॉफिट है वो ओ आर प्राइम, एस प्राइम और बी प्राइम के बराबर लाभ प्राप्त होगा। जो पहले जो लाभ हो रहा था उससे अधिक होगा। पहले उत्पादक की इसके प्रति प्रतिक्रिया होगी। अब बी ने तो सोचा कि वो नहीं करेगा, लेकिन ए अब क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और वो सोचेगा कि यदि वह अपनी कीमत ओ आर से थोड़ा और कम कर दे, ओ आर जो प्राइम है इससे अब इधर वाला करेगा कि वो सोचेगा कि ओ आर प्राइम से क्या कर दे, कम कर दे, तो वह अपने समस्त उत्पादन ओ बी को बेच देगा। तो ऐसी स्थिति बनकर होती जाएगी, और बाद में जाकर ये कितनी कीमत निर्धारित होगी, ओ क्यू। और अब ये ओ क्यू कीमत पर क्या होगा कि ये भी अपने अधिकतम उत्पादन को बेच रहा है और ये भी अपने अधिकतम उत्पादन को बेच रहे हैं, और इनके जो प्रॉफिट है वो, इसका प्रॉफिट हो गया ओ क्यू टी बी और इसका हो गया ओ क्यू टी प्राइम बी प्राइम, लाभ प्राप्त करें। जबकि कीमत गिरकर ओ क्यू स्तर पर पहुंच जाती, तो किसी भी उत्पादक को कीमत में कटौती करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ओ की कीमत, चूंकि प्रत्येक उत्पादक अपने समस्त उत्पादन जिसका वह उत्पादन कर रहा है को बेच रहा है, वह अपने लाभों में वृद्धि नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह अपने उत्पादन में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। अब वो और ज़्यादा तो वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा कि इसकी लिमिट भी इतनी है, इसकी लिमिट भी इतनी है। परंतु एजवर्थ के अनुसार क्या होगा, संतुलन कीमत ओ क्यू पर स्थापित नहीं होगी, यहाँ स्थापित नहीं होगी, क्योंकि अब ये तो है मोनोपोली की कीमत ओ पी, और ये है कौन सी कीमत, एकाधिकार की कीमत है। ये एक जो है ये है आपकी एकाधिकार की कीमत ओ पी, और ये है मोनोपोली की कीमत। अब यहां जाकर संतुलन ओ क्यू पर स्थापित नहीं होगा, क्योंकि एजवर्थ का मानना है यदि भी किसी को भी उत्पादक को कीमत ओ क्यू से नीचे कम करने के लिए कोई स्थिति नहीं, यानी ओ क्यू से कम नहीं करेगा, परंतु उसकी कीमत ओ क्यू से बढ़ने के लिए प्रेरणा होगी। बढ़ा तो सकता है, घटाएगा नहीं, क्योंकि जो ओ क्यू कीमत है वो आप देख रहे हो कि परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगी की कीमत के बराबर है, जो कि उसकी कॉस्ट के बराबर है, और अगर इससे भी कम करेगा तो उसको लॉस होगा। बढ़ाने की स्थिति है, क्योंकि वो ये मानता है कि अगर वो कीमत में वृद्धि करेगा तो दूसरी फर्म है वो कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तो अब पहला उत्पादक ये सोचता है कि उसका प्रतिद्वंदी दूसरा उत्पादक अपना संपूर्ण उत्पादन उत्पादित ओ बी प्राइम कुल बाजार के आधे उपभोक्ताओं को बेच रहा है, तथा और अधिक उपभोक्ताओं को वो आकर्षित कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस कीमत पर हम देखें कि वो
ओ बी प्राइम के बराबर ही जो उत्पादन कर रहा है, और वो इससे ज़्यादा उत्पादन तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसकी लिमिट इतनी है जो उसके आधे है। तो और अधिक उपभोक्ता को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि उसके उत्पादन में और अधिक वृद्धि नहीं संभव ही नहीं है। इस प्रकार पहला उत्पादक सोचता है कि वह बाजार के आधे उपभोक्ताओं को उस कीमत पर पदार्थ पर बेच सकता है जो उसे उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। वह कीमत को बढ़ाकर कहाँ ले आएगा, ये ए वाला कहाँ ले आएगा, ओपी पर ले आएगा, यहाँ ले आएगा, जिससे वो ओ ए मात्रा जो पहले वाली ओ ए मात्रा है वो बेचेगा और ओ ए ई पी लाभ को प्राप्त करेगा जो कि ओ क्यू कीमत पर प्राप्त हो रहे लाभ ओ बी टी क्यू से ज़्यादा है। अतः ये जानकर कि उसका प्रतिद्वंदी ने अपनी समझ संभावित उत्पादन को बाजार में प्रस्तुत करके जो कुछ बुरे से बुरा कर सकता था वो कर दिया, और उसकी ओ ए मांग किसी भी इकाई को आकर्षित नहीं कर सकता क्योंकि वह अधिक उत्पादन करने में असमर्थ है, और पहला उत्पादक कीमत को ओ पी तक बढ़ा देगा और इस प्रकार अपने लाभ को बढ़ा। परंतु जब पहला उत्पादक ओ कीमत को बढ़ाकर ओ पी कर देता है तो दूसरा उत्पादक यह महसूस करेगा कि वह भी ओ बी से तनिक कम कीमत निर्धारित। अब ये ओ बी के बराबर कर दी तो दूसरे वाला सोचता है इससे कम कर दूं निर्धारित। तो इस प्रकार कम करके तो वह पहले उत्पादक के काफ़ी क्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अब वह मान लेता कि पहला उत्पादक ओपी ही कीमत वसूल करता रहेगा, इस प्रकार वह अपने लाभ बढ़ा लेगा। अतः दूसरा उत्पादक अपनी कीमत को बढ़ा देगा और अपनी कीमत ओपी से थोड़ी सी कम निश्चित कर देगा। परंतु जब पहला उत्पादक ये देखा कि उसके क्रेताओं के कम होने से उसकी बिक्री गिर रही है तो वह सोचता है यदि वह अपनी कीमत को कम करके दूसरे उत्पादक की कीमत से कम कर दे तो वह अपने लाभ में वृद्धि कर सकता है। वह जब ऐसा करता है तो दूसरा उत्पादक की प्रतिक्रिया होती है और इस प्रकार ये एक क्रम चलता रहेगा। तो आप देखोगे कि एक बार तो कीमत कितनी हो जाएगी, ओपी निर्धारित हो जाएगी, और एक बार कीमत कितनी निर्धारित हो जाएगी, ओ क्यू निर्धारित हो जाएगी। तो इस प्रकार एक स्थायी संतुलन है, एक फिक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजवर्थ का जो द्विअधिकारी समाधान है निरंतर कैसा है, असंतुलन का है, संतुलन इक्विलिब्रियम नहीं होता क्योंकि कीमत लगातार एकाधिकारी कीमत और ये पूर्ण प्रतियोगी कीमत है के बीच चक्कर काटती रहती है। इस प्रकार जो एजवर्थ का जो द्विअधिकारी ड्यूपोली मॉडल है किसी विलक्षण तथा निश्चित द्विअधिकारी संतुलन का वर्णन नहीं करता, एक फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो यहाँ एजवर्थ में है स्थिति में ये क्या होगा कि इन दोनों की एक निश्चित कैपेसिटी है, ये इसकी तो एक बार तो प्राइस यहाँ निर्धारित होगी और एक बार प्राइस यहाँ निर्धारित होगी। तो किसी प्रकार से एक निश्चित संतुलन है, एक फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ प्राप्त नहीं होता है। तो हमने इससे जुड़ी हुई ऊपर कुछ विशेषताओं की बात की और हमने ये देखा कि ये मॉडल है जो इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहा है, जो अल्पाधिकार बाजार में की जाती है उसकी यहाँ किसी प्रकार से स्थिति नहीं होती है क्योंकि बार बार ये मानता है कि दूसरा उसका फर्म है वो कीमत स्थिर रखेगा। जैसे ए और बी फर्म है तो ये ए फर्म ये सोचता है कि बी कीमत को स्थिर रखेगा, लेकिन बाद में जाकर बी अपनी कीमत को बदल रहा है। तो बार बार ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर बी सोचेगा कि ए अपनी कीमत को स्थिर रखेगा, लेकिन बाद में जाकर ए बी स्थिर नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डूइंग बाइंग लर्निंग वाली स्थिति यहाँ नहीं है। मतलब एक प्रकार से ये करके सीखने वाली भी बात नहीं है। इसमें ये देखा गया है कि आपने जो कुर्नो के मॉडल में तो उत्पादन को लेकर बात की गई थी और इसमें बात की गई है कीमत को लेकर और एक निश्चित संतुलन। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि एजवर्थ के मॉडल में क्या निश्चित संतुलन इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त होता है? नहीं होता, क्योंकि एक बार तो कहाँ एक मोनोपोली की स्थिति में, एक बार परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में। तो इस प्रकार बार बार एक इनके बीच ही उत्पादन होता रहता है। तो आज हमने जो एजवर्थ का मॉडल है उसको पढ़ा है और आगे हम जो ओलिगोपोली मार्केट है उससे जुड़े हुए और भी मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा सरल सा ये एक डायग्राम था और इससे जुड़े हुए मैंने प्रश्नों की बात की। आप पुनः
उन प्रश्नों को देखना, क्या आप उनको हल कर पा रहे हो। तो यहाँ हमने उस प्रश्न में था कि कीमत दृढ़ता कठोरता की बात की गई है कि नहीं की गई, क्योंकि एक निश्चित कीमत तो यहाँ निर्धारित नहीं होती। यहाँ ओ पी से लेकर ओ क्यू के बीच में ही कीमत निर्धारित हो रही है। कभी ओ पी है, कभी ओ आर है, कभी ओ आर प्राइम है, कभी ओ क्यू है। इसका मतलब कोई निश्चित कीमत यहाँ निर्धारित नहीं होती। तो आपको और इस जुड़े हुए प्रश्नों को देखना बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।